नमस्ते विद्यार्थियों, हम 12वीं क्लास में चलने वाली पुस्तक मानव भूगोल का चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं। कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, जो जनसंख्या संरचना से संबंधित है। किससे संबंधित है? जनसंख्या संरचना से संबंधित। और कौन सी जनसंख्या संरचना? विश्व जनसंख्या, अर्थात विश्व की जो जनसंख्या है उसकी बनावट कैसी है, इससे संबंधित ये टॉपिक है। इससे पहले हमने पढ़ा कि किसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या में से किन किन आयु वर्ग के कितने कितने लोग हैं, उनमें कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं, वो लोग कितने लोग गांव में रहते हैं, कितने लोग नगरों में रहते हैं। ये चीज हमने पढ़ी, जिसको अलग अलग बिंदुओं में हमने पढ़ा। हमने पढ़ा आयु संरचना, हमने पढ़ा लिंगानुपात, और हमने पढ़ा ग्रामीण व नगरीय संगठन। अर्थात विश्व में जो कुल जनसंख्या निवास करती है, उस जनसंख्या में कौन कौन से आयु वर्ग में कितने कितने लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या है, उसमें कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं। विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसमें से कितने लोग गांव में रहते हैं और कितने लोग नगरों में रहते हैं। ये चीज हमने पढ़ी, जो सब जनसंख्या संरचना के क्या थे? प्रमुख घटक थे। जनसंख्या संरचना के प्रमुख क्या थे? घटक थे। तो आज किसके बारे में पढ़ेंगे? आज जनसंख्या संरचना के एक और घटक के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं साक्षरता। क्या कहते हैं? साक्षरता कहते हैं। साक्षरता के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। साक्षरता का सामान्य अर्थ पढ़ने लिखने की क्षमता से लगाया जाता है, परंतु साक्षरता का अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग मापदंड है। हम भारत की बात करते हैं तो हमारे यहां भारत में सामान्यतः उस व्यक्ति को साक्षर माना जाता है जो अपना हस्ताक्षर कर सके तथा रुपए पैसों का हिसाब रख सके और उस हिसाब को समझ सके, उसको साक्षर मानते हैं। लेकिन ये तो क्या है? साक्षरता का सामान्य अर्थ क्या है? साक्षरता का सामान्य अर्थ फिर से सुन लें। साक्षरता के सामान्य अर्थ में क्या बात बताई गई है कि साक्षरता का सामान्य अर्थ पढ़ने लिखने की क्षमता से लगाया जाता है, परंतु अलग अलग राष्ट्रों में साक्षरता के अलग अलग मापदंड हैं। हमारे देश भारत की बात करते हैं तो हमारे देश में उस व्यक्ति को साक्षर माना जाता है जो अपना हस्ताक्षर कर सके, अर्थात अपना नाम लिख सके। उस व्यक्ति को क्या माना जाता है? साक्षर माना जाता है। और रुपए पैसों का हिसाब रख सके, उसको समझ सके, उस व्यक्ति को साक्षर माना गया है। लेकिन साक्षरता की परिभाषा क्या है, वो चीज अपन पढ़ेंगे यहां। साक्षरता की परिभाषा। ध्यान दे भाई, राष्ट्रीय साक्षरता जो मिशन है उसके अनुसार उस व्यक्ति को साक्षर माना गया है जो अपना नाम लिख सके और पढ़ने लिखने की क्षमता रखता हो, उस व्यक्ति को साक्षर माना गया है। लेकिन भारतीय जनगणना के अनुसार साक्षरता की परिभाषा किस तरह से, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दें थोड़ा सा। कहता भारतीय जनगणना के अनुसार वो व्यक्ति साक्षर है। कौन सा व्यक्ति? जिसकी उम्र 7 वर्ष
या इससे अधिक आयु वर्ग का, कैसे सुन लें, 7 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग का कोई भी बालक या बालिका जो किसी भाषा को पढ़ सके, लिख सके, किसको साक्षर माना है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग का कोई भी बालक या बालिका जो किसी भाषा को पढ़ सके, लिख सके, समझ और समझा सके। ठीक है ना, समझ और समझा सके। समझ में आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा तो आप साक्षर नहीं है। फिर से सुन लें, साक्षरता की परिभाषा जनगणना विभाग के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग का कोई भी बालक या बालिका जो किसी भाषा को पढ़ सके, लिख सके, समझ सके और समझा सके तथा 2 अंकों की संख्या को मौखिक जोड़ सके और उसको घटा सके, उस व्यक्ति को क्या माना गया है? साक्षर माना गया है। उस व्यक्ति को क्या माना गया है? साक्षर माना गया। साक्षर किस व्यक्ति को माना गया है? किसी भाषा को पढ़ सके, पढ़ना ही नहीं है, उसको लिख भी सके। अगर लिखना नहीं जानता है तो साक्षर नहीं है। समझ सके, नहीं समझ में आया तो साक्षर नहीं है। समझ सके और समझा सके तथा 2 अंकों की संख्या 12 और 13 कितने होते हैं? 25। 17 और 18 कितने होते हैं? 35 बता सके। 2 अंकों की संख्या को मौखिक जोड़ सके, है ना। जोड़ने के लिए क्यों नहीं, पेंसिल लेकर के आए, पेज लेकर के आए, उसके बाद में जोड़ के आपको बताऊंगा, मतलब वो साक्षर नहीं है। मौखिक जोड़ सके और उसको घटा सके, यानी उसका माइनस कर सके 2 अंकों की संख्या को, उस व्यक्ति को साक्षर माना गया है। किसके अनुसार है? किसके अनुसार साक्षर माना गया है? भारतीय जनगणना के अनुसार उस व्यक्ति को साक्षर माना गया है। ठीक है, ये थी साक्षरता की क्या परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे साक्षरता दर। क्या पढ़ेंगे? साक्षरता दर पढ़ेंगे अपन, यानी साक्षरता का प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, ये चीज पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगी, कोई खास बात नहीं है। साक्षरता दर, साक्षरता दर को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। कैसे ज्ञात करते हैं साक्षरता दर? ध्यान देंगे थोड़ा सा। कहता किसी देश या प्रदेश में
निवास करने वाले साक्षर लोगों की संख्या में उस देश या प्रदेश की कुल जनसंख्या का, किसका, कुल जनसंख्या का भाग देकर उसको 100 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, साक्षरता दर कहते हैं, साक्षरता का प्रतिशत कहते हैं। फिर से सुन लें, किसी देश या प्रदेश में निवास करने वाले कौन से लोग, निवास करने वाले कुल साक्षर लोगों की संख्या में, कुल साक्षर लोगों की संख्या में किसका भाग दे देते हैं, कुल जनसंख्या का भाग दे देते हैं, कुल जनसंख्या का भाग देते हैं। और कुल जनसंख्या का भाग देने के बाद में उसको कितने से गुणा किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। 100 से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, साक्षरता दर कहते हैं। क्या कहते हैं, साक्षरता दर, जिसको किस में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसका एक सूत्र है, सूत्र में भी यही बातें आएंगी बेटा। सूत्र क्या है, साक्षरता दर का प्रश्न आया था, साक्षरता दर का सूत्र लिखिए। बच्चा कहता सर साक्षरता दर का अर्थ तो बताया था आपने, लेकिन सूत्र नहीं बताया था। यही सूत्र है। क्या सूत्र है, ध्यान दें थोड़ा सा। साक्षरता दर बराबर देश या प्रदेश में कुल साक्षर लोगों की संख्या बटी देश या प्रदेश की कुल जनसंख्या गुणा 100। इस तरह से साक्षरता दर ज्ञात करते हैं। ठीक है, साक्षरता दर किस तरह से ज्ञात करते हैं, देश या प्रदेश में कुल साक्षर लोगों की संख्या, कितने लोग साक्षर हैं और कितनी वहां की जनसंख्या है, गुणा 100 बराबर क्या आ जाएगा, साक्षरता दर आ जाएगा। जनगणना 2011 की बात करते हैं, भारत के संदर्भ में बात करते हैं साक्षरता दर से संबंधित। कहता है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर गणना 11 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% थी। भारत की साक्षरता दर कितनी थी, 74.04%, जिनमें पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर में काफी अंतर था। अर्थात पुरुष साक्षरता दर 82.14% और महिला साक्षरता दर 65.46%।
महिला साक्षरता दर क्या थी? 65.46% थी। किसकी बात कर रहे हैं हम? भारत की बात कर रहे हैं। किससे संबंधित बात करते हैं हम? साक्षरता दर से संबंधित बात कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से 2019 के अनुसार, किसके अनुसार? 2019 के अनुसार विश्व की साक्षरता दर कितने थी? 86.3% थी। इनमें भी काफी अंतर था महिला और पुरुष के आधार पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले पुरुषों का देख लेते हैं हम। पुरुष साक्षरता दर 90%। पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 90% थी। और महिला साक्षरता दर 82.7% थी। 82.7% थी। ठीक है। कौन से आंकड़े हैं? 2019 के अनुसार। 2019 के अनुसार संपूर्ण विश्व की साक्षरता दर कितनी थी? 86.03%। जिनमें पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? 90%। और महिलाएं कितनी साक्षर थी? 82.07% महिलाएं क्या थी? साक्षर थी। यानी कि विश्व स्तर पर साक्षरता दर के वितरण में काफी असमानताएं पाई जाती हैं। इन असमानताओं के लिए उत्तरदायी कुछ कारक हैं, अर्थात कुछ कारण उत्तरदायी, जिसकी वजह से विश्व स्तर पर साक्षरता दर में काफी असमानताएं पाई जाती। कौन कौन से वो कारक पढ़ेंगे अपने यहां? क्या पढ़ेंगे? विश्व साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ रहे हैं हम? विश्व स्तर पर जो साक्षरता के वितरण में असमानता पाई जाती है, उस असमानता के लिए उत्तरदायी कारक पढ़ रहे हैं हम, जिनकी वजह से कुछ एक क्षेत्रों में तो साक्षरता दर उच्च पाया जाता है, कुछ एक क्षेत्रों में साक्षरता दर निम्न पाया जाता है। अर्थात कुछ एक राष्ट्र इस तरह के हैं जिनमें साक्षरता दर 100% पाई जाती है। कुछ एक राष्ट्र इस तरह के हैं जिनमें साक्षरता दर 30% से भी कम पाई जाती है। थोड़ी देर के लिए 100% साक्षरता दर की बात करें तो उनमें नाम आता है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क आदि, जिन राष्ट्रों में साक्षरता दर 100% से अधिक पाई जाती है। इसके विपरीत अफ्रीकी राष्ट्र को ले लेते हैं हम, नाइजीरिया को ले लेते हैं। तो नाइजीरिया में साक्षरता दर कितनी पाई जाती है? मात्र 15% पाई जाती है। कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 15% साक्षरता पाई जाती है। कहां? नाइजीरिया में। और कुछ एक राष्ट्र इस तरह के हैं जहां कितनी साक्षरता दर पाई जाती है? 100% पाई जाती है। फिर से सुन लें, 100% साक्षरता कहां पाई जाती है? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड। और 15% साक्षरता कहां पाई जाती है? नाइजीरिया में। कहां पाई जाती है? नाइजीरिया में, जो कहां है? अफ्रीकी राष्ट्र है। कहता है ये विश्व स्तर पर साक्षरता दर में जो असमानता पाई जाती है उसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे अपन। कुछ कारक हैं जिनकी वजह से साक्षरता दर में असमानता पाई जाती है। पहला कारक कौन सा है? सुन लें, यानी आर्थिक विकास का स्तर। आर्थिक विकास का स्तर क्या है? ठीक है ना। अर्थात किसी देश या प्रदेश का आर्थिक स्तर उच्च है तो साक्षरता दर ऊंची पाई जाएगी। अब आर्थिक स्तर निम्न है तो साक्षरता कैसी पाई जाएगी? निम्न पाई जाएगी। आप देख लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने 100% साक्षर देशों के नाम बताए थे, वो सारे विकसित राष्ट्र हैं, आर्थिक रूप से संपन्न है और साक्षरता की दर उच्च पाई जाती है। नाइजीरिया आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, इसके कारण उसकी साक्षरता दर निम्न पाई जाती है।
तो पहला कारक कौन सा हो गया? साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा हो गया? पहला आर्थिक विकास का स्तर, अर्थात राष्ट्र का आर्थिक विकास का स्तर क्या है। अगर स्तर उच्च है तो साक्षरता दर भी उच्च मिलेगी। आर्थिक स्तर निम्न है तो साक्षरता दर भी क्या मिलेगी? निम्न मिलेगी। दूसरा कारण है नगरीकरण। दूसरा कारण कौन सा है? नगरीकरण का तात्पर्य क्या है? नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो जाना। कैसे वृद्धि हो जाना? ग्रामीण लोग कहां आकर के बस जाते हैं? नगरीय क्षेत्रों में आकर के बस जाते हैं, जिसके कारण नगरीय जनसंख्या बढ़ जाती है। अगर नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो साक्षरता दर में वृद्धि होगी, अन्यथा साक्षरता दर में वृद्धि नहीं होगी। क्यों? नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता से संबंधित बहुत सारी सुविधाएं पाई जाती हैं, इसलिए नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता का दर क्या पाया जाता है? ऊंचे पाया जाता है। अर्थात नगरीकरण की प्रवृत्ति से साक्षरता प्रभावित होती है। अगर प्रवृत्ति उच्च है तो साक्षरता दर भी क्या मिलेगी? उच्च मिलेगी। अगर प्रवृत्ति निम्न है तो साक्षरता दर भी क्या मिलेगी? निम्न मिलेगी। तीसरा कारक है जीवन स्तर, अर्थात निवास करने वाली जो जनसंख्या है उसका जीवन स्तर क्या है। अगर जीवन स्तर उच्च है उनका तो साक्षरता दर भी उच्च पाई जाएगी, और जीवन स्तर निम्न है तो साक्षरता दर भी क्या पाई जाएगी? निम्न पाई जाएगी। पश्चिमी राष्ट्र है, उनका जीवन स्तर उच्च है, साक्षरता दर उच्च पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, जीवन स्तर उनका थोड़ा सा निम्न है। अफ्रीकी राष्ट्र उनका और भी निम्न है, वहां साक्षरता दर और भी निम्न पाई जाती है। ठीक है ना? तो ये जो सारे कारक है किसको प्रभावित करते हैं? साक्षरता को प्रभावित करते हैं। कौन सा? आर्थिक विकास का स्तर, ठीक है, नगरीकरण और जीवन स्तर। चौथा जो कारक है वो सुन लीजिए आप। चौथा कारक है महिलाओं की सामाजिक स्थिति क्या है। ठीक है ना? महिलाओं की सामाजिक स्थिति क्या है। महिलाएं हैं, उनकी समाज में क्या स्थिति है, अर्थात वहां महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, भेदभाव नहीं बरता जाता है, तो वहां शिक्षा का स्तर क्या मिलेगा? उच्च मिलेगा, अर्थात साक्षरता दर उच्च पाई जाएगी। इसके विपरीत महिलाओं की सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है तो वहां साक्षरता दर क्या पाई जाएगी? निम्न पाई जाएगी। अगला कारक सरकारी नीति क्या है, यानी सरकार की नीयत क्या है। क्या वो एजुकेशन, पढ़ाई के ऊपर खर्च कर रही है या नहीं? अगर कर रही है तो साक्षरता दर उच्च, अगर नहीं कर रही है तो साक्षरता दर निम्न पाई जाएगी। जो राष्ट्र साक्षरता की दृष्टि से उच्च पायदान पर है, वहां की जो सरकार है शिक्षा पर बहुत अधिक खर्च करती है, और जो निम्न है वहां शिक्षा के ऊपर खर्च नहीं करती है। तो सरकारी जो नीति है वो भी किसको प्रभावित करती है? साक्षरता को प्रभावित करती है। और शैक्षणिक सुविधाएं विगत 2 दशकों से शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार हो जाने के कारण भारत की साक्षरता बढ़ी है। दूर दराज तक स्कूल नहीं हुआ करती थी, मात्र प्राइमरी स्कूल हुआ करती थी, कहीं ना कहीं मिडिल स्कूल मिल जाया करती थी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहुत कम मिला करती थी। अब लगभग हर गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुल रही है, इसके कारण बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, अर्थात साक्षरता दर है वो उच्च हो रही है। तो साक्षरता को और क्या प्रभावित करता है? शैक्षणिक सुविधाएं, पढ़ने की सुविधाएं क्या क्या है, क्या है कि नहीं। ठीक है ना? आप अपने जो बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं परिवार में, विशेष तौर से गांव की बात करूंगा मैं, उनको पूछना है क्या पढ़े लिखे हैं दादी जी, आप पढ़े लिखे हैं? बोलेंगे नहीं बेटा। क्यों? बेटा स्कूल नहीं थी। नहीं दादी माँ, वहां तो स्कूल थी, गांव में नजदीकी गांव और है, वहां स्कूल थी। बेटा कोई साधन नहीं था। यानी परिवहन और संचार की सुविधाएं है कि नहीं, ये भी प्रभावित करती।
करती है। किसको? साक्षरता को। क्या प्रभावित करता है? परिवहन और संचार की सुविधाएं, ये भी प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? साक्षरता को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा तकनीकी सुविधाएं, तकनीकी सुविधाएं अगर उपलब्ध हैं तो साक्षरता का स्तर ऊंचे होगा। अब देख लीजिए, आप लॉकडाउन के दौरान घर बैठे ही बच्चे पढ़ रहे हैं। किस मार्फत? तकनीक के मार्फत। जिन रास्तों में उच्च तकनीक पाई जाती है वहां साक्षरता का स्तर उच्च पाया जाता है। इसके विपरीत जहां तकनीक नहीं पाई जाती वहां साक्षरता का स्तर निम्न पाया जाता है। ठीक है ना? तो ये था साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक। एक बार फिर से सुन लीजिए। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों में से आता है, सबसे पहले आता है आर्थिक विकास का स्तर, अर्थात किसी राष्ट्र या देश या प्रदेश में आर्थिक विकास का स्तर क्या है। अगर उच्च है तो साक्षरता दर उच्च पाई जाएगी, और निम्न है तो साक्षरता दर निम्न पाई जाएगी। नगरीकरण की प्रवृत्ति उच्च है तो साक्षरता उच्च, निम्न है तो साक्षरता निम्न। जीवन स्तर उच्च है तो साक्षरता उच्च, और जीवन स्तर निम्न है तो साक्षरता निम्न है। महिलाओं की समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति अगर उच्च है तो साक्षरता उच्च है, निम्न है तो साक्षरता निम्न है। लेकिन यहाँ भी उच्च निम्न नहीं है भाई। सरकार की नीति क्या गवर्नमेंट प्रोत्साहित कर रही है किसको? एजुकेशन, शिक्षा को, तो उस क्षेत्र में साक्षरता का स्तर ऊंचे पाया जाएगा, अन्यथा साक्षरता का स्तर निम्न पाया जाएगा। शैक्षणिक सुविधाएं अगर विद्यमान है तो साक्षरता का स्तर ऊंचे पाया जाएगा, और विद्यमान नहीं है तो साक्षरता का स्तर क्या पाया जाएगा? निम्न पाया जाएगा। ठीक है ना? और तकनीकी सुविधाएं, कौन कौन सी तकनीकी सुविधाएं हैं? क्या तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध हैं? अगर हैं तो साक्षरता का स्तर उच्च मिलेगा, अन्यथा साक्षरता का स्तर क्या मिलेगा? निम्न मिलेगा। यह था साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक। अब अपन पढ़ेंगे साक्षरता के महत्व। ध्यान दें भाई, साक्षरता का महत्व पढ़ रहे हैं। पहला महत्व क्या हो गया? कहता है साक्षरता से जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। हमने पढ़ा था भावी संरचना में कि किसी राष्ट्र की कार्यशील जनसंख्या अधिक होगी तो राष्ट्र विकास करेगा। ठीक है, माना कार्यशील जनसंख्या है, लेकिन वो कार्यशील जनसंख्या है वो क्या पढ़ी लिखी है? क्या साक्षर है? अगर साक्षर नहीं है तो वो जनसंख्या गुणात्मक नहीं है, कोई गुण नहीं है। और साक्षर है तो जनसंख्या कैसी है? गुणवान है। तो कहता है साक्षरता से जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है? और साक्षरता से देश या प्रदेश की श्रम शक्ति की जानकारी प्राप्त होती है। साक्षरता से देश या प्रदेश की श्रम शक्ति, कार्य करने की ताकत का पता लगता है। साक्षर है तो श्रम शक्ति सुदृढ़ है, और निरक्षर है तो श्रम शक्ति कैसी है? कमजोर है। पढ़ क्या रहे हैं हम? साक्षरता का महत्व पढ़ रहे हैं। तीसरा है, कहता साक्षरता सामाजिक व आर्थिक विकास का सूचक है। देश या प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास का पता किससे लगता है? साक्षरता से पता लगता है। अगर साक्षर है व्यक्ति तो समाज सामाजिक रूप से विकास करेगा और आर्थिक रूप से विकास करेगा, और साक्षर नहीं है तो विकास नहीं करेगा। चौथा क्या बताया? ध्यान दें थोड़ा सा। HDI अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक पढ़ेंगे अपन आगे वाले टॉपिक में। मानव विकास सूचकांक क्या है? विकास के विभिन्न आयामों को मापने के लिए बनाए गए संकेत क्या कहलाते हैं? मानव विकास सूचकांक कहलाते हैं। ऐसे सुन लें,
विकास के विभिन्न आयामों को मापने के लिए निर्धारित किए गए संकेतों को क्या कहते हैं? मानव विकास सूचकांक कहते हैं। तो कहते हैं मानव विकास सूचकांक के निर्धारण में जब उन सूचकांक का निर्धारण किया जाता है तो साक्षरता एक विश्वसनीय सूचक है। साक्षरता से मानव विकास सूचकांक है वो निर्धारित होते हैं, ठीक है ना। छात्र अगर साक्षर है तो उनका मानव विकास सूचकांक ऊपर जाएगा, अगर साक्षर नहीं है तो मानव विकास सूचकांक कैसा जाएगा? निम्न जाएगा। अगला है गरीबी उन्मूलन। गरीबी को मिटाने के लिए कृषि विकास, कृषि में विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए साक्षर एक आवश्यक घटक है। कहता गरीबी तभी मिटेगी जब साक्षर होंगे तो। कृषि का विकास तभी होगा कब? जब निवास करने वाली जनसंख्या क्या होगी? साक्षर होगी तो, अन्यथा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो भी तभी होंगे, कब होंगे? अगर साक्षर हैं तो, अन्यथा नहीं। कहता साक्षरता से जन्म दर प्रभावित होती है। जनसंख्या वृद्धि में हमने पढ़ा था कि विकसित राष्ट्रों में जन्म दर निम्न पाई जाती है और विकासशील राष्ट्रों में जन्म दर उच्च पाई जाती है। क्यों? विकसित राष्ट्रों में जन्म दर निम्न क्यों पाई जाती है? भाई क्योंकि वो साक्षर हैं। विकासशील राष्ट्रों में जन्म दर उच्च क्यों पाई जाती है? साक्षरता का स्तर निम्न है। मृत्यु दर है वो भी प्रभावित होती है इसी तरह से, ठीक है ना। विकसित राष्ट्रों में मृत्यु दर क्या पाई जाएगी? निम्न पाई जाएगी। और अविकसित राष्ट्रों में मृत्यु दर क्या पाई जाएगी? उच्च पाई जाएगी। क्यों? साक्षरता के कारण, ठीक है ना। प्रवास, अमेरिकी जनसमूह के बारे में हमने पढ़ा, तब एक बात पढ़ी थी हमने, अगर आपको ध्यान आए तो, कि अमेरिका की अधिकांश जनसंख्या यूरोप महाद्वीप से आई हुई है। अर्थात यूरोप महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या के प्रवास कर जाने से अमेरिकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है ना। तो प्रवास किसके कारण? उन्होंने प्रवास किसके कारण किया? साक्षरता के कारण। पढ़े लिखे हो, साक्षर से कारण प्रवास करके जहां कहीं भी संसाधन उपलब्ध है, जहां कहीं भी रोजगार उपलब्ध है, वो लोग चले जाते हैं। और व्यवसाय है वो भी प्रभावित करता है, ठीक है ना। व्यवसाय, जिन क्षेत्रों में साक्षरता दर निम्न पाई जाती है उन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होंगे। कृषि करेंगे, आखेट करेंगे, खनन करेंगे, वनों से लकड़ियां काटेंगे। क्यों? साक्षरता दर निम्न है वहां, और साक्षरता दर उच्च है वहां के लोग द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ या पंचम व्यवसाय में संलग्न होंगे। अर्थात व्यवसाय है वो भी निर्धारित होता है। किससे निर्धारित होता है? पढ़ क्या रहे हैं हम? साक्षरता पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है ना। और व्यक्ति अथवा समाज के व्यक्तित्व को निर्धारित करने में साक्षरता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी राष्ट्र, समाज या व्यक्ति का व्यक्तित्व तभी निखरेगा तब वो साक्षर है, अन्यथा उसका व्यक्तित्व नहीं निखरेगा। ये सब क्या थे? साक्षरता के महत्व थे। साक्षरता के इन्हीं महत्व के कारण विश्व की विभिन्न देशों की सरकारें साक्षरता की ओर ध्यान दे रही है, क्योंकि जिन देशों ने शिक्षा और साक्षरता की ओर ध्यान दिया है उन देशों की जनसंख्या सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत अवस्था में है। यह था आज का टॉपिक, जिसमें हमने साक्षरता का अर्थ, परिभाषा, साक्षरता दर, साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक और साक्षरता के महत्व के बारे में पढ़ा।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और घटक के साथ, जिसका नाम है व्यावसायिक संरचना। धन्यवाद।